कल का क्वेश्चन आप सभी ने किया होगा। कल क्वेश्चन दिया था, क्लास के एंड में एक क्वेश्चन दिया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जातियों एससी के लिए यदि बात करें हम, अनुच्छेद कौन सा है? 330। और एसटी की बात करें तो यही सेम ही है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 330 में, 331 में क्या है? आंग्ल भारतीयों के बारे में है। लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये भी, ये दोनों कंडीशन कहाँ दी गई है? दोनों की दोनों लोकसभा में है, ये आपको ध्यान रखना है। आरक्षण जो आपको दिखाई पड़ता है, एससी के लिए आरक्षण कितनी सीटें, कितनी है? और एसटी की 47, ठीक है। 31, 332 और 333। 331 और 333 तो किसके लिए? आंग्ल भारतीयों के लिए। लेकिन ये लोकसभा में है 330 और 331। ये राज्यों की विधानसभा की बात करो तो वहां पे एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। और 333 में राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीयों की यदि बात करें तो उनके लिए आरक्षण था, जो कि अब हट चुका है। हट कैसे गया? 104वां संशोधन किया था तो उसके कार्यकाल को आगे बढ़ाया ही नहीं था, वो अपने आप ही निरस्त हो गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 334 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसकी अवधि कितने समय तक रहेगी। ये जो एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो कितने समय तक रहेगा? तो 334 में ये बात लिखी हुई है। कितने टाइम तक है? 80 वर्षों के लिए। कितने? 80 वर्ष। 80 वर्ष कब तक होती? 25 जनवरी 2030 तक रहेगा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में यदि फिर से अगर आरक्षण और बढ़ाना पड़ेगा तो फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ा दिया। यदि संविधान में संशोधन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं 331 और 333, आंग्ल भारतीयों के लिए कई बार ऐसा बात सामने आती है कि अच्छा इनका जो आरक्षण है वो खत्म किया था क्या? खत्म करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी। इनके लिए यदि टाइम पीरियड बढ़ाया जाता तो आगे बढ़ता। इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसका मतलब अपने आप ही क्या हो गया? मतलब प्रभावी नहीं रहा, इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर क्या था आपका? 330। इसका थोड़ा ध्यान रखना। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल आपको मैंने बताया था, प्रश्नकाल क्या होता है? हाँ, संसदीय कार्यवाही के अंदर जो संसदीय कार्यवाही की जो शुरुआत होती है वो प्रश्नकाल से शुरुआत होती है। इसका मतलब ये आप देख सकते हो, जैसे कि 11 से 12 बजे के बीच का जो समय होता है उसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों के उनके अपने जो विभाग है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न पूछता कौन है? कोई भी पूछ सकता है। वैसे ज्यादातर आपको कंडीशन मिलती है कि विपक्ष जो है वो प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। तारांकित होते हैं, अतारांकित होते हैं और अल्प सूचना वाले भी होते हैं। तारांकित का मतलब उस पर तारा लगा होता है, बाकी तारा लगा होता है। अतारांकित का मतलब उसके ऊपर तारा नहीं लगा होता। इसका मतलब स्टार जो क्वेश्चन होते हैं, जो जिसके ऊपर तारा लगा होता है, इसका मतलब तारांकित प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, वो लिखित नहीं होते, वो मौखिक होते हैं। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया, लिख के नहीं दिया, इसका मतलब हाँ लिखा हुआ सॉरी हो सकता है, लेकिन सामने वाला जो आंसर करेगा वो कैसे करेगा? मौखिक करेगा। आ रही बात समझ में? तारांकित होगा, इसका मतलब आंसर जो आएगा उसका कैसा आएगा? मौखिक आएगा। और मौखिक आएगा इसका मतलब इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। पूरक प्रश्न पूछ जाता है। पूरक समझते हो? जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया, जैसे मैंने बोला कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? आपने बताया कि मैं आरएस की तैयारी कर रही हूँ या आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। फिर मैंने तुरंत प्रभाव से पूछा क्यों कर रहे हो? आपका आंसर हो सकता है मैंने लिया भी ना, उससे पहले मैंने आपसे एक और क्वेश्चन कर दिया। इसका मतलब पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। क्या कौन से होते हैं ये? तारांकित, जिनके आंसर कैसे मिलते हैं? मौखिक। इनकी संख्या जो होती है वो तारांकित की संख्या होती है वो टोटल 20 हो सकती है। 20 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। घंटे भर में बहुत है इतने। अतारांकित होते हैं, उनकी संख्या जो होती है 230 होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अल्प सूचना वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कम से कम 10 दिन पहले आपको सूचना देनी होगी। उसके बाद आप मौखिक क्वेश्चन आंसर ले सकते हो। इस प्रकार की चीजें रहती हैं। आगे बात समझ में? चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्नकाल के बारे में।
थोड़ा लिख लीजिए इसके बारे में, लिखिए जरा। देखो, संसदीय कार्यवाही की शुरुआत, संसदीय कार्यवाही की शुरुआत प्रतिदिन प्रश्नकाल से शुरू होती है। जो सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच रहती है। प्रश्न पूछने का कारण क्या है? इसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। कार्यपालिका जो है उसके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? संसद, मतलब संसद का नियंत्रण रहता है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना, इसलिए जरूरी भी है कि प्रश्न पूछेंगे तो जवाबदेहिता रहती है उसकी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उत्तरदायी होती है कार्यपालिका किसके प्रति? संसद के प्रति। सामान्यतः लोकसभा की बात कर लेते हैं। प्रश्न कोई भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, प्रश्न कोई भी पूछ सकता है। मंत्रियों से प्रश्न राज्यसभा के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, लोकसभा में, है ना, ये दोनों चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, देखो इसके अंतर्गत सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, मंत्रियों से प्रश्न पूछ जाते हैं तो मंत्री जवाब देते हैं, लिख लेना। मंत्री उनको जवाब देते हैं। नेक्स्ट लिखना, ये प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखना तारांकित, दूसरा अतारांकित, तीसरा अल्प सूचना वाले प्रश्न। सबसे पहले आप बात करेंगे हम किसके बारे में? टार्ड, तारांकित प्रश्न। इसका मतलब इस प्रश्न के जो आंसर है वो किस में मिलेंगे? मौखिक मिलेंगे, ठीक है। और इनकी संख्या जो होती है वो 20 तक हो सकती है, 20 तक कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति अगर होती है या नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आप ऐसे समझना भाई कोई बातचीत हो रही है और मौखिक हो रही है तो पूरक प्रश्न पूछ सकता है। मैंने कोई आपसे बात की और जब मैं कुछ बात बता ही रहा हूँ, कुछ जवाब दे ही रहा हूँ, इसका मतलब तो जवाब से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो पूरक प्रश्न पूछ लेगा। लिखी हुई बात के लिए वो पूरक प्रश्न नहीं पूछेगा, थोड़ा ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। लिखिए जरा, तारांकित प्रश्न लिखिए। पहला,
तारांकित प्रश्न। देखिए इन प्रश्नों पर तारा लगा होता है, वाकई स्टार, जैसे हम कई बार स्टार लगाते हैं ना, तारा कहीं वो तोड़ के वो वाला तारा ला के थोड़ी लगाएंगे भाई। स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, इसका मतलब वो जरूरी भी है 20 क्वेश्चन के आंसर करने ही है। और जो स्टार नहीं लगे हुए इसका मतलब समझ लेना कि 230 क्वेश्चन है। जवाब देविता कैसे रहती है उसको लिखो जरा इन प्रश्नों पर। तारा लगा होता है। तथा इनके उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। इनके उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। वह इन पर सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। इनकी अधिकतम संख्या 20 तक हो सकती है, या 20 हो सकती है, ऐसे लिख लेना। 20 हो सकती है। ठीक, याद रख लोगे। कल जो बातें बताई उसका भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। याद होगी आपको वो सारी बातें, अभी पूछूंगा आपसे। ठीक, लिखिए अतारांकित प्रश्न। लिखना इन प्रश्नों पर तारा नहीं लगा होता। तथा इनके उत्तर या जवाब कुछ भी, इनके उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। लिखित रूप में दिए जाते हैं। वह इन पर सदस्यों द्वारा दोबारा प्रश्न पूछने की अनुमति, दोबारा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। इनकी अधिकतम संख्या 230 हो सकती है। 230 हो सकती है। नेक्स्ट लिखो तीसरा, अल्प सूचना के प्रश्न। देखो यह है 10 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर पूछे जाते हैं। वह इनके जवाब मौखिक रूप में
मौखिक रूप में दिए जाते हैं। मौखिक रूप में दिए जाते हैं। क्या होता है इससे? प्रश्न काल से क्या फर्क पड़ता है? कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है। किसका? संसद का नियंत्रण होता है। ठीक है, संसद नियंत्रण करती है कार्यपालिका पे। अब काम करने वाले कौन होते हैं? सारी सरकार चलाने का काम किसका होता है? मंत्रियों का, जो कार्यपालिका में बैठते हैं। अब वो कैसा काम कर रहे हैं, वो देश हित में है कि नहीं है, उनकी जवाबदेहिता भी है इसका मतलब। तो जवाब पूछेगा कौन? मतलब कौन जानेगा वहाँ? और भी बहुत सारे लोग होते हैं, विपक्ष में बैठे होते हैं बहुत सारे, अन्य कोई और भी लोग हो सकते हैं जो कि कोई भी किसी प्रकार की कोई भी मतलब कमी हो सकती है किसी बात को लेकर के, जो भी वो किसी भी प्रकार की कोई विधि का निर्माण कर रहे होंगे या किसी भी चीज़ को लेकर के अपने विभाग से जुड़े हुए कोई भी कार्य है जिसमें कुछ कमी छोड़ दी होगी उन्होंने, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जवाबदेहिता बनती है उनकी, जवाब देना पड़ता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। लिख लो, ये बात लिख लो, स्टार लगा के लिखना ये बात। देखो, प्रश्न काल के माध्यम से संसद कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। इसके बाद का जो काल आता है वो शून्य काल होता है। प्रश्न काल समझ आ गई बात आपको? प्रश्न काल तो अपने टाइम से चल रहा था, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। लेकिन शून्य काल जो है ना, वो हमने कहीं से चुराया भी नहीं है। शून्य काल का जो नवीनीकरण हुआ है ना, जिसको हम कहते हैं इनोवेटिव, जो है ना, इनोवेशन किया हमने, तो वो हम ही ने किया। इसका मतलब वो भारत की देन है शून्य काल। और शून्य काल, प्रश्न काल के बाद में शून्य काल जो है वो चलता है। और उसके अंतर्गत कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती कि अच्छा हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, और ओरली मतलब ये मौखिक जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं इसके तहत। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत जो होती है वो भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि शुरुआत कब से हुई थी शून्यकाल की। तो वो 1962 से शुरू हुआ था। 1962 का आपको घटना याद आ रही होगी। किसका युद्ध हुआ था? भारत और चाइना का हुआ था। कौन प्रधानमंत्री थे उस टाइम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखो जरा, लिखो प्रश्नकाल, सॉरी बार बार प्रश्नकाल मुंह चढ़ गई, शून्यकाल। सबसे पहले तो मुझे ये शून्यकाल बताने से पहले ये बता दो, कल जो आपने पढ़ा वो याद है क्या आपको? ठीक है, पूछ रहा हूँ आपसे, बताना। बताइए जरा। विधेयक पे प्रभाव पड़ने की बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। और इम्पोर्टेंस है इसकी काफ़ी ज़्यादा, ध्यान रखना। आपने अच्छे से पढ़ा है मुझे ऐसा लगता है, और नहीं पढ़ा तो आप जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लेना ताकि चीज़ें आपके कंट्रोल में रहे। वरना अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें गायब, और बड़ी जल्दी गायब होती है आपसे, तो चीज़ें इधर उधर हो जाती है। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, है ना, हो सकता है ऐसा हो जाए, है? होता ही है। इसलिए क्योंकि आप घर जाके चीज़ों को रिवाइज नहीं करते। रिवीजन प्रॉपर होगा तो ही बात होगी ना, इसलिए ज़रूरी भी है आपके लिए। और फिर कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो गया तो एक आत्मविश्वास आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन से आपको समझ आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरे कभी ध्यान में नहीं आया, तो उससे आपको और ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, कोई भी टॉपिक क्लियर है इसका मतलब ये लगता है कि ऐसे रखना चाहिए, अपने आप को खाली रखना। गिलास आधा भरा होता है, आधा खाली नहीं, आधा भरा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें और पानी आ सकता है। तुम भी अपने आप को उसी प्रकार से अपने आप को खाली रखो, घमंड से मत भरो कि अच्छा मुझे सब कुछ आता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, है ना। आपको बढ़िया आता है, ये अच्छी बात है, पर और सीखना आपको, ये चीज़ आपको रखनी है, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए, लोकसभा के अंदर विधेयक अभी विचाराधीन है,
और इधर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? समाप्त हो जाएगा। पक्का? ठीक है। राज्यसभा के अंदर विधेयक विचाराधीन है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, विधेयक समाप्त है। पक्का? ठीक है। यदि राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया, विधेयक को विचाराधीन नहीं है अभी, पारित हो चुका है राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा में गया नहीं, अभी चला भी गया तो लोकसभा का विघटन हो गया, तो बताओ विधेयक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में विचाराधीन है, क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। क्यों? यहां गड़बड़ हो रही है आपसे। समाप्त हो जाएगा, ऑब्वियसली समाप्त हो जाएगा। वजह यह है कि जब तक दोनों सदनों से, मैंने आपको एक चीज बताई थी, दोनों सदनों से यदि वो पारित नहीं हुआ और इधर लोकसभा चली गई तो विधेयक क्या होगा? समाप्त होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यदि एक राज्यसभा के अंदर विचाराधीन है, वो पारित तो राज्यसभा ने नहीं किया और लोकसभा तो उधर विघटित हो ही रही है, तो आपको ये अलग कंडीशन ध्यान रखनी है, इस कंडीशन में वो समाप्त नहीं होगा। बाकी आपको जो भी चीजें आए, लोकसभा विघटन हो रहा है, विधेयक पूरी तरह से पारित नहीं हुआ, अभी पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, एक तरह से पास हुआ है एक सदन से, तो वो हमेशा क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद में आप ये ध्यान रखना कि वो समाप्त नहीं होगा। इस कंडीशन में दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसमें साइन कर सकता है, वापस लौटा सकता है। अब वापस लौटाए विचाराधीन, मतलब वो पुनर्विचार के लिए लौटा दे, तो कंडीशन क्या है? अच्छा, पुनर्विचार के लिए आपको पता है कि साधारण बहुमत, साधारण विधेयक को ही लौटा सकता है, संविधान संशोधन को नहीं। राष्ट्रपति के पास चला गया और इधर लोकसभा का विघटन हो गया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वो लोकसभा से पारित है, राज्यसभा में अभी वो गतिरोध बना हुआ है, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। किसके तहत? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो क्या इस कंडीशन में लोकसभा का विघटन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या वाकई उसका विधेयक पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर है तो बढ़िया बात है, क्योंकि और थोड़ा ध्यान भी रखना है इसको, बार बार पढ़ते रहना, वरना तो लगातार नहीं पढ़ोगे तो चीजें गायब हो जाएगी। मेरे से भी हो जाती है ना, डेली इनके ध्यान में रहता हूँ तो भी, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, चीजों को अच्छी कंट्रोल में रखना है, तो बार बार उसको पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, ठीक है। शून्यकाल, चलिए लिखिए इसके बारे में, अच्छी जानकारी है भैया आपको, सैल्यूट है आपको। लिखो, प्रश्न काल के बाद का प्रश्न काल के बाद का समय कौन सा होता है? शून्यकाल होता है। जो कितने बजे से शुरू होता है? सुबह बड़ा कहां से शुरू होता है? और यह 12 बजे से 1 बजे के बीच रहता है। बारह बजे से 1 बजे के बीच। नेक्स्ट लिखो, इसके अंतर्गत सदस्यों द्वारा बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनका आंसर कैसे होगा? मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे भी हो सकता है, ज्यादातर इसके बारे में उल्लेख मिल नहीं रहा मेरे को। तो इसके अंतर्गत जो सदस्यों का मतलब इतना आपको ध्यान में रखना है कि शून्यकाल जो है वो बाद में आया था और शुरुआत से नहीं था, और ये भारत की देन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है आया कब था, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। शून्यकाल 1962 में, ये बात लिख लो। देखो देखो, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं था, ऐसे लिख लेना।
तथा 1962 में तथा 1962 में भारत में शून्यकाल प्रारंभ हुआ। इसके लिए भारत के लिए क्या है, एक नवाचार है। ये कोई ज्यादा बात लिखने की आवश्यकता है नहीं, सिंपल आपको ध्यान रखना 1962 में शुरू हुआ था। आगे हम बात करेंगे विधायी प्रक्रिया की। ये उतार लिया ना। विधायी प्रक्रिया की बात करें तो संसद का काम होता है क्या, कानूनों का निर्माण करना। और विधायी प्रक्रिया के तहत यदि बात करें तो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, और प्रस्तुतकर्ता के आधार पर यदि बात की जाए तो विधेयक दो प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको हम या तो बोलते हैं सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर पूछ लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सरकारी विधेयक जो होते हैं वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रयास बढ़िया था। आपको ये ध्यान रखना है, मंत्री यदि कोई भी विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो वो सरकारी विधेयक है, और संसद के किसी सदस्य द्वारा अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या होगा, गैर सरकारी। मंत्री समझते हो, सरकार के होते हैं मंत्री। ज्यादातर आपको ये चीज मिलती है कि जिनका मतलब सरकार है, मतलब गवर्नमेंट है, मंत्री उन्हीं के। तो मंत्रियों द्वारा, मंत्री आपको पता है किसी सदन के सदस्य होते हैं, वो किसी भी सदन के सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। अच्छा, प्रधानमंत्री अपना लोकसभा का होता है कि राज्यसभा का होता है? कंडीशन क्या है भारत के अंदर, प्रधानमंत्री किसका होना चाहिए, किस सदन का सदस्य होना चाहिए? किसी का भी हो सकता है। वेरी गुड, इंदिरा गांधी है ना, राज्यसभा की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी, तो राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। तो लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, मंत्री जो है किसी सदन का बिना सदस्य रहते हुए बन सकता है क्या मंत्री? बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है। कौन कौन मानता है इस बात को? ठीक है, मंत्री बन सकता है भाई, वेरी गुड। 6 माह तक अगर आपको मंत्री बनना है तो आपको मंत्री बनाया जा सकता है। कितने टाइम तक? 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तब जाके आप लगातार मंत्री बने रहेंगे, वरना अब आपको पता है हमारे 199 सीटों पे यहाँ पे चुनाव हुआ था, तो यहाँ से जो सीट खाली थी करणपुर से, और मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ, तो सुरेंद्र पाल सेठी थे, है ना, बीजेपी की तरफ से। और जब मंत्रिमंडल की हम बात करें तो उसके अंदर उनका भी नाम आया था और उनको मंत्री बना दिया गया था। इसलिए कि अच्छा 6 महीने बाद में चुनाव होना है तो मंत्री तो पहले बना सकते हैं, और मंत्री बनाने से फायदा ये हो सकता है कि ऐसा मंत्री बना दिया तो उस क्षेत्र में पक्का ये जीतेगा, ऐसा हो सकता है। अनुमान लगाया, इस प्रकार के कयास लगाए उन लोगों ने, पर हुआ उल्टा। जैसे ही चुनाव मतलब हुआ, उसके बाद में जैसे रिजल्ट आया तो जीत किसकी हुई? कांग्रेस की। कांग्रेस की जीत हुई, इसका मतलब लगातार वो मंत्री पद पे कितने टाइम तक रह सकता है? 6 महीने। 6 महीने के बाद में उसको हटना ही पड़ेगा। अगर रखना होता तो लगातार उस सदन का सदस्य भी बनना होता 6 महीने के बाद, पर सदन का सदस्य तो नहीं बन पाया ना, क्योंकि जीता नहीं तो सदन का सदस्य कैसे बन सकता है? इसलिए कई बार आपको लगता है कि अच्छा कोई, मान लो कोई मुख्यमंत्री है, सपोज करो ऐसे, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उस दौड़ में खूब आगे है वो, और जिस जगह से उसको जीतना था वहां से वो हार गया, तो तुरंत प्रभाव से क्या किया जाता है? देखा जाता है कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है। वैसे एक अनुमान लगाना, इस प्रकार से समझना इसको। मुख्यमंत्री बनाना है तो मुख्यमंत्री को कितने टाइम तक बना रहेगा मंत्री या मुख्यमंत्री? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर उसको उस सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। विधानसभा की बात करो तो मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, अगर संसद की बात करूं, लोकसभा राज्यसभा, किसी की सदस्यता लेनी होगी। तो फिर क्या होता है, किसी भी सीट को खाली करवाया जाता है, और वहां उस सीट को खाली करवाने के बाद में वहां उपचुनाव करवाया जाता है। चुनाव में अगर वो जीत जाता है तो फिर क्या होता है, मंत्री बन सकता है, फिर मुख्यमंत्री लगातार रहेगा, अदरवाइज उसको छोड़ना पड़ेगा। ये चीजें होती है, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब मंत्री बिना सदन का सदस्य रहते हुए, बिना जीते हुए भी वो कितने टाइम तक रह सकते हैं? 6 महीने तक। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए, अभी आपको पता है उपचुनाव हो रहे हैं कुछ जगहों से, खींवसर है, शायद झुंझुनू है, तो मेरे को थोड़ा ठीक से याद नहीं है, कुछ जगहों पे हो रहे हैं, लगभग 7 जगहों से उपचुनाव हो रहे हैं। इसका मतलब 7 सीटें जो है वो खाली हो चुकी,
अगर आपको लगा नहीं कि अच्छा 7 सीटें पे जो उपचुनाव होते हैं, बार बार उपचुनाव क्यों हो जाते हैं, कोई कारण रहा होगा। सीटें वहां से क्या होती है, खाली होती है, तो फिर खाली सीटों पे उपचुनाव करवाना जरूरी होता है। क्यों खाली हुई वो, या तो ऐसा हुआ कि अच्छा वो विधानसभा के पहले सदस्य थे, उसके बाद में जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में उनकी जीत हुई और अब वो लोकसभा का सदस्य बनना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि एक सदस्य है, दोनों जगहों से नहीं रहेगा ना। हमने पहले पढ़ा था कि अच्छा लोकसभा या विधानसभा दोनों से है, तो उसको बताना पड़ेगा, जल्दी बताना पड़ेगा कि वो विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है या लोकसभा का। 14 दिन का समय, ऐसा कुछ देखा था हमने। तो उस कंडीशन में फिर यदि वो नहीं बताता तो इसका मतलब लोकसभा की सीट चली जाती है और विधानसभा का वो रह जाता है। ऐसा ही देखा हमने। इस कंडीशन में अब उसने लोकसभा की सीट को मतलब ज्यादा प्राथमिकता देते हुए उसने अपना लिया उसको, और यहाँ से उसकी सीट क्या होगी, खाली होगी। तो इसका मतलब जहाँ खाली सीट है वहाँ चुनाव करवाना होगा, बचे हुए से समय के लिए चुनाव रहता है, इसका मतलब उसका कार्यकाल रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जो समय निकल चुका है, आगे विधानसभा का जितना भी समय बचे उस समय तक वो वहां पे बना रहेगा। ये कुछ कंडीशन होती है, और 1-2 का निधन हो गया वहां से, तो इस कंडीशन में निधन हुआ है तो भी वहां पे उपचुनाव तो करवाना होगा। बात को समझ पा रहे हो, ये चीजों को आप ध्यान रखना। फिर आपको ये करंट में मामले चलते रहते हैं कि उपचुनाव हो गया वहां पे, क्यों हुआ, तो इसके पीछे कारण यही होता है और कोई नहीं होता। ठीक है, लिखिए जरा, देखो विधायी प्रक्रिया। देखो जरा, देखो संसद का मुख्य कार्य है, संसद का मुख्य कार्य है कानूनों का निर्माण करना। इसलिए कानून निर्माण के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, और प्रस्तुतकर्ता के आधार पर ही कितने प्रकार के होते हैं, प्रस्तुतकर्ता के आधार पर ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, इसे कॉलम बना लेना तुम, ठीक है। एक तरफ लिखना सरकारी विधेयक, एक तरफ लिखना गैर सरकारी विधेयक। सबसे पहले सरकारी विधेयक की बात कर ले तो ये विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ये विधेयक मंत्रियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। और उधर गैर सरकारी में संसद के कोई भी सदस्य। ये विधेयक संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें कंडीशन क्या होती है भाई, सरकारी विधेयक जो है उसमें सरकार के बारे में नीतियों का पता चलता है, सरकार क्या चाहती है उनकी नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन गैर सरकारी विधेयक में सरकार नहीं होती, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब कौन सी नीतियों के बारे में पता चलेगा, विपक्ष की। समझ आ रही बात, देखो इसमें
सरकार की नीतियों के बारे में पता चलता है। और इसमें विपक्ष के बारे में, विपक्ष की नीतियों के बारे में लिखना। जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। और क्या कंडीशन हो सकती है? शाबाश। इसमें कंडीशन ये होती है कि यदि ये विधेयक, सरकारी विधेयक पास नहीं होते तो क्या होगा? सरकार गिर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि सरकारी विधेयक जो है मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसका मतलब पास नहीं हुए, तो माना जाएगा ना लोकसभा में बहुमत नहीं है उनका, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सरकार गिर जाए, फिर सरकार हट सकती है, सरकार से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इनको क्या फर्क पड़ता है, विपक्ष है ये तो, है ना। ये चीज लिखो, इसमें लिख लो। सरकारी विधेयक पारित नहीं होने पर, लोकसभा की बात कर रहा हूं, पारित नहीं होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। और इधर लिखो, इसमें त्याग पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें पारित नहीं होने की कंडीशन में, नहीं होने की स्थिति में सरकार को त्याग पत्र नहीं देना पड़ता, त्याग पत्र नहीं देना पड़ता। इसमें लिखो। अच्छा, ये जो सरकारी विधेयक है, इन सरकारी विधेयक को रखने से पहले आपको बताना होगा, सूचना देनी होगी। कितने समय पहले? 7 डेज, है ना। 7 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। और यदि हम बात करें गैर सरकारी विधेयक की, तो उसके लिए 6 माह नहीं, 1 मंथ, 1 मंथ की आपको पहले सूचना देनी होगी, 1 मंथ पहले सूचना देनी होगी। ठीक है, लिखिए जरा, इसमें लिख लो। देखो, इसे रखने से पूर्व, इसे रखने से पूर्व सदन में 7 दिन पहले, 7 दिन पहले सूचना देनी होती है या सूचित करना होता है। सूचित करना होता है। और उसमें लिखना, इसे रखने से पहले, रखने से पूर्व सदन में 1 महीने पहले सूचना देनी होती है। बता लिया? अच्छा, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? अब तक आपने कितने प्रकार के विधेयक पढ़ लिए?
एक तो साधारण विधेयक पढ़ा था, एक धन विधेयक पढ़ा था, एक संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा था, एक बच गया जो है वित्त विधेयक। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विधेयकों की यदि बात करें तो 4 प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें साधारण विधेयक आएगा, फिर धन विधेयक आ सकता है, वित्त विधेयक आ सकता है और संविधान संशोधन विधेयक आ सकता है। साधारण विधेयक के लिए आपको पता है किसी प्रकार का अनुच्छेद 368 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना होता, बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी विधि का निर्माण कर सकते हैं। संविधान संशोधन में आपको पता है कि जब संविधान संशोधन किया जाता है तो बहुमत होना चाहिए, वरना पसीने छूट जाते हैं। कंडीशन ऐसी होती है क्योंकि उसके अंदर सदन का पूर्ण बहुमत होना चाहिए और प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, इनमें से जो भी ज्यादा हो, अगर हुआ तो पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज होती है। पर समझ नहीं आता आपको कि धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है। इसमें कंडीशन होती है, धन विधेयक तो आपने पढ़ लिया, वित्त विधेयक का जिक्र किया हुआ है कौन से में? अनुच्छेद 117 1 में और अनुच्छेद 117 3 में। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। वित्त विधेयक और धन विधेयक की यदि बात करें तो दोनों लगभग वैसे सेम होते हैं कुछ कंडीशन में। और कौन सी वो कंडीशन होगी? अनुच्छेद 117 1 में जो बात लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि धन विधेयक में जो बातें हैं वो तो है ही, और उसके साथ कुछ और भी चीजें हो सकती है वित्त से संबंधित, तो उनको हम किस में शामिल करेंगे? अनुच्छेद 117 1 में। अनुच्छेद 117 3 में लिखा है कि धन विधेयक से जुड़ी हुई कोई भी बात इसमें शामिल नहीं होगी। इसका मतलब वित्त विधेयक अपने आप में व्यापक है, इसमें धन विधेयक तो आता ही है लेकिन कुछ बातें और भी आ जाती है। इसलिए हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन सारे वित्त विधेयक कभी भी धन विधेयक नहीं होता। तो वित्त विधेयक का दायरा व्यापक होता है, धन विधेयक का व्यापक नहीं होता, छोटा होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सारे धन विधेयक नहीं होते वित्त विधेयक, इसका मतलब। लेकिन सारे धन विधेयक तो वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक जो है सारे वो धन विधेयक नहीं होते। अगली बात समझ में? इस हिसाब से फिर आपसे पूछा जाएगा, अच्छा साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है? पता होना चाहिए। धन विधेयक और साधारण विधेयक, साधारण विधेयक की यदि बात करें तो वो सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? फिर उस पर एक सदन ने पास कर दिया, दूसरा पारित नहीं करे, उसको मना कर दे, वो रोके रखे, संशोधन कर दे, 6 महीने तक रोक सकता है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। लेकिन धन विधेयक के लिए ऐसा नहीं है। वहां क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के लिए रोक सकता है। और धन विधेयक की एक खूबसूरती यह भी है कि वो पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरी बात यह भी कि वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही आता है। और बाई चांस राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं ली गई, जल्दबाजी में हम धन विधेयक लेके भी आ गए, लोकसभा में पास किया, राज्यसभा से पास किया, तो राष्ट्रपति उसके बाद मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि धन विधेयक को पास करना ही होता है। आगे बात समझ में? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक में फिर हम आगे देखेंगे कि अच्छा साधारण विधेयक के आधार पर यदि बात करें तो अनुच्छेद 108 का पालन होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लेकिन धन विधेयक के लिए कभी भी कोई संयुक्त बैठक नहीं होती। फिर हम बात करेंगे वित्त विधेयक की कंडीशन में संयुक्त बैठक हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वित्त विधेयक की कंडीशन में संयुक्त बैठक हो सकती है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, केवल यही अंतर है इसके अंदर। और अच्छा धन विधेयक और अनुच्छेद 117 1 में जो वित्त विधेयक है, इसमें 2 बातें कॉमन है। एक वाले की बात कर रहा हूं, 3 वाले में तो साधारण विधेयक की तरह ही काम करता है। केवल अनुच्छेद 117 1 में क्या लिखा हुआ है कि अच्छा ये जो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के तहत पहला जो आता है, ये जो है वो लोकसभा में ही पहले लाया जाएगा। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगा। ये 2 बातें जो कि धन विधेयक के साथ मेल खाती है। बाकी सारी चीजें किसके हिसाब से? साधारण विधेयक के हिसाब से। क्या बात समझ आ रही? मोर लिखेंगे तो चीजें समझ आ जाएगी आपको। चलिए, टाइम कम बचा है ना? समस्या ये है, मुझे ऐसा लगता है आपकी क्लास कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए है। किसी दिन मैराथन लगाए, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा ना जिस दिन, फिर तो आपको फील होगा कि अच्छा क्वालिटी और पढ़नी चाहिए, और खूबसूरती है इसके अंदर। भारत का संविधान कितना अच्छा है। आप तो एक संविधान को पढ़ते पढ़ते आप थक रहे हो, है ना? लेकिन आप सोचो जरा, जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया है वो तो कितने देशों का संविधान पढ़ करके यहाँ पहुंचे। तुमसे एक नहीं संभाला जा रहा है, और वो भी इतने अच्छे से समझा के बताया जा रहा है। सभी का था, इसलिए अभी ये चीज है। इसका मतलब थोड़ा ऐसे वो होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की। संविधान बहुत खूबसूरत है। आधे वकील तो तुम वैसे ही बन जाते हो, संविधान का पूरा ज्ञान हो जाता है तुम्हें तो। और वैसे भी किसी एग्जाम के लिए बात नहीं करा, है ना? एग्जाम न भी दो तो भी तुम्हें कुछ चीजें तो संविधान की पढ़नी जरूरी है, पढ़ना चाहिए। जैसे चुनाव के बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम के लिए नहीं, पर तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि अच्छा बाई चांस तुम्हारा मन कर गया कि अच्छा मुझे संसद में जाना है, मुझे इस देश का राजा बनना है, ऐसा मन हो अगर आपका, तो फिर वो जानकारी तो होनी चाहिए।
राजा बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के अंदर चुनाव है ना, राज्यसभा में जाओगे तो 23 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। पर अभी तो आपको नौकरी लगना है है ना, वो जरूरी है। और वो जरूरी है तो इसका मतलब संविधान पढ़ना भी जरूरी है। ये सारी जो बातें, तमाम सारी चीजें तुम पढ़ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस जिस दिन समझ आ गई फिर आपको लगेगा कि हाँ पढ़ना चाहिए। और ऐसी कोई चीज मैं कोई ऐसा मेरे को लगता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज मैं छोड़ रहा हूँ। सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आप देख लेना।